साहब हमारे साथ हैं इस समय बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार में स्किल मंत्रालय संभाल रहे महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए धन्यवाद। आपके पास जो मंत्रालय है उस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक खास ध्यान रहता है। वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको स्किल्ड करने की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए शायद ये मंत्रालय बनाया भी गया था। आपको क्या लगता है पिछले 6 सालों में और मोदी 2.0 के पिछले 12 महीनों में आप कितना खरा उतर पाए हैं? हमारे नेता माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में स्किल मंत्रालय गठन, आपने ठीक कहा, भारत के युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने इस मंत्रालय का गठन किया और उसमें कदम पर कदम इस मंत्रालय ने वहाँ अपने बड़े योगदान किए हैं। और पिछले 1 साल में जब से मेरे जिम्मे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मैंने अनेक बड़ी पहलें की, जिसके चलते आज मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 55 लाख से अधिक युवा इस वर्ष में ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उठा करके स्किल पर्सन के रूप में वो अपने को स्किल कर पाए हैं। हमने लगभग 1000 हमारा जो ITI सेटअप है उसमें हमने ऐसे कोर्सेज जो हमारी 15,000 ITI 1000 में ऐसे डुअल सिस्टम कोर्सेज जर्मनी की तर्ज पर, जिससे कि लोग पढ़ाई के साथ साथ ये ITIs की ट्रेनिंग भी प्राप्त करें और सीधे इंडस्ट्री से जुड़ जाएं और अर्न एंड लर्न स्कीम के तहत उनको प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे हमारी एक अप्रेंटिसशिप को भी बहुत इस वर्ष बढ़ावा दिया गया। पहले जहां 2 से 2.5 लाख तक ही अब तक के अप्रेंटिसशिप के प्रावधानों के तहत लोगों को लाभ मिला था। एक तो हमने उसका स्टाइपेंड भी जस्ट दूना किया और साथ में उसमें सरलीकरण करके इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया। आगे और सरलीकरण करने की कार्य योजना बना रहा हूं और उसका परिणाम हुआ कि अभी इस वर्ष 5,23,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस, जस्ट डबल से भी ज़्यादा, अब तक के अप्रेंटिस से डबल भी लोगों ने अपने इसमें अवसर प्राप्त किए जी। हमने 2 और ऐसी इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के काम किए, जैसे एक ISDS, जैसे तमाम इंडियन लेवल की सर्विसेज होती हैं जी, वैसे गवर्नमेंट की मंशा पिछले अनेक वर्षों से थी कि हम इंडियन स्किल की भी इंडियन लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज शुरू करें। हमने उनका सर्विसेज का पहला बैच मैसूर में इस साल ISDS के कोर्सेज के शुरू किए। इसी तरह से स्किल गैप स्टडी की प्लान वर्षों से की जाती रही है मांग। हमने IIM बेंगलोर से टाई अप करके जी, हमने MGNF महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के तहत हमने 72 जिलों में स्किल गैप स्टडी के काम शुरू किए, जिसे और जिलों में फैलाने की हमारी योजना है। ऐसे अनेक बड़े कदम उठाए हैं जी। आज नहीं, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी, आप कह रहे हैं कि आपने इतने सारे कदम उठाए हैं। आप कहते हैं कि पूरे विश्व आज देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कदम उठाए हैं, लेकिन भारत की विपक्ष को, राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखता। राहुल गांधी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो कोविड-19 भी बीजेपी ही लाई हो। वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। महेंद्र नाथ पांडे जी, अब आपने तो सवाल के अंदर ही इतना खूबसूरत उत्तर दे दिया कि अब कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया। मैं राहुल गांधी जी को और प्रियंका जी को, भाई बहन को, एक सलाह देना चाहूँगा। वो अपनी दादी का ही एक क्षण याद कर लें। और उस समय इस देश के हमारे नेता होते थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1971 में भारत पाक के अंदर संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में अटल जी ने उस समय नारा दिया, इस समय देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पार्टी है एक है वो भारत और नेता है एक है भारत का प्रधानमंत्री, और देश का मनोबल बढ़ाने का काम किया। यह वैश्विक महामारी पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। यह मानव जाति पर बहुत बड़ी त्रासदी है। इस समय इतनी बड़ी समस्या है, इन समस्याओं का तो ककहरा भी इन्हें नहीं मालूम होगा भाई बहन को, और इतनी बड़ी समस्या का इतने खूबसूरती से समाधान इस चुनौती का सामना सरकार कर रही है। अगर इसमें कहीं छोटी मोटी कमी रह गई हो तो ये मानवीय समस्या है और ये मानव जाति पर संकट आया है। यह मिल बैठ के काम करने का है। विपक्ष में सारे देश की राज्य सरकारें योगदान कर रही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही हैं। इसमें इन्हें भी कोई सुझाव देना हो तो समालोचना के साथ सुझाव दें जी, सजेशन के रूप में आए
वो लेकिन तो ये हमको लोग लगता तो है कि महेंद्र नाथ ऐसे, पांडे जी राहुल गांधी से तो हरकतें वो कर रहे हैं, राहुल जैसे गांधी कोई से वो उम्मीद नहीं है। फुटपाथ लेकिन छाप मेरा अगला राजनीति सवाल कर पांडे रहे साहब हैं। ये है महेंद्र जी कि पिछले 12 महीने में कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं, कई पॉलिटिकल और कई लीगल, धारा 370 से लेके जो कि कोर्ट ने राम मंदिर तक हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे, सवाल उठाए गए नरेंद्र मोदी सरकार पर, अमित शाह पर। आप 1992 में राम मंदिर के चलते आपको जेल जाना पड़ा था, मुझे याद है महेंद्र नाथ पांडे जी। अब जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, अभी भी कई लोग उस पर सवाल उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी उपलब्धि है कि कोर्ट से ही, लेकिन कम से कम सुलझा तो? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से इस मत की थी कि यह आपसी बातचीत या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो होगा और हम उसका सम्मान करेंगे, और पार्टी ने हमेशा इस बात को दृढ़ता से कहा। इसमें से आप एक विशेष बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वसम्मत दिया, उसका अभिनंदन है, लेकिन पब्लिक लीडर की मास इम्पैक्ट और अपील क्या होती है, आप इसकी एनालिसिस करें। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जय पराजय से दूर रखा जाए, और उस अपील का असर हुआ कि दुनिया के इतिहास में 500 वर्षों से जो अनेक वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था, कितने रक्तपात हुए, उसका लंबा इतिहास है, लेकिन उसके निर्णय के बाद 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी के देश में कहीं एक बूंद रक्त नहीं बहा, एक अशांति की घटना नहीं हुई। इसका कारण क्या था? नरेंद्र मोदी की मास अपील पर देश की जनता को भरोसा कि नहीं, यह नेता का दिल सच्चा है, इसकी नीयत सच्ची है, उसका परिणाम फैसले का शांतिपूर्ण क्रियान्वयन। मैं 2 कदम आगे भी बोलना चाहूँगा। आज नरेंद्र मोदी की अपील का ही इम्पैक्ट था कि कुछ लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जाके इस आग को उभारना चाहते थे, इसको उलझाना चाहते थे, लेकिन सारे समाज ने तो इसका उन लोगों का साथ नहीं दिया, बल्कि अल्पसंख्यक समाज के भी समझदार लोगों ने ऐसे तत्वों का साथ नहीं दिया, और अमन चैन से और दुनिया देखती रह गई कि यह देश कैसा है। एकजुटता राम मंदिर के मुद्दे पर उसने दिखाई। तो ऐसे अनेक फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस एक वर्ष। महेंद्र नाथ पांडे जी, मैं आपको आप लेबर मिनिस्ट्री की जीओएम में भी हैं, आप जीओएम में भी हैं लेबर मिनिस्ट्री की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, और जो कि एक सवाल विपक्ष हमेशा उठाता है कि ये सरकार लेबर के लिए काम नहीं करती, ये सरकार उनके रिफॉर्म्स के लिए काम नहीं करती, ये सरकार उनकी जीवन शैली में एक वृद्धि आ सके, एक डेवलपमेंट आ सके, उसके लिए काम नहीं करती। मैं यहाँ ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे देश की जनता को कि जिस बात की ये कांग्रेस के और ख़ास करके राहुल प्रियंका उनकी माता जी बात उठाती हैं, ये देन किसी और की नहीं है। इस देश में 50 वर्षों तक शासन करने वाले इन्हीं लोगों की है, उससे अधिक समय तक शासन करने वाले इन्हीं की देन है। अगर हमारा रिफॉर्म देखना है तो हम इनको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि मोदी पार्ट 1 में चाहे जनधन खाता हो, चाहे आवास प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सबके घरों में शौचालय हो, चाहे सबको गैस कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, ये किसका रिफॉर्म था? सबसे अधिक वही लेबर जो इस देश का 80% आबादी इस कठिनाइयों को झेल रही है, उसका रिफॉर्म। और रिफॉर्म मोदी पार्ट 2 में भी बदस्तूर दृढ़ता मजबूती से जारी है। यह उन्हीं की देन को, जिस गरीब को इन्होंने हमेशा गरीब बनाए रखा, ये गरीब को टुकड़े फेंकने की राजनीति करते थे, उस गरीब को बेहतर जीवन शैली देने का काम इस हिंदुस्तान में किसी ने किया तो एक में वो नेता नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के नेताओं ने किया है। आज इस बात को तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्वीकार करके धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी को इस अच्छे कामों के लिए। और जहाँ तक श्रमिकों की इस कोविड-19 के दौरान कठिनाइयाँ हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के रेलवे के इतिहास में श्रमिकों को निःशुल्क यात्रा करा के इतने बड़े पैमाने पर लगभग इस देश में 48 लाख 49 लाख के करीब श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का, श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का जो रिकॉर्ड है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी रेलवे के इतिहास में नहीं होगा। ये किसके अगुवाई में हुआ? नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हुआ। कांग्रेस इन समस्याओं को समाधान के हमारी सरकार की नीयत को समझे, और नहीं समझे तो मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से, समझदार नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि इन भाई बहन को समझा दें
देश को उसका कोई फायदा नहीं महेंद्र नाथ पांडे जी, वो समझने वाले नहीं है। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है पांडे जी, आप बताएं आपको क्या लगता है कि जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पहले साल के लिए दिया था आपके अपने मंत्रालय का, आप उसको अचीव कर पाए? वैसे तो मुझे बताया जाता है कि हर 40-45 दिन में आप रिपोर्ट कार्ड सब मंत्री लेके जाते हैं, तो आप पूरा कर पाए उस टारगेट को? हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उस टारगेट पर सफलताएं पाई हैं। और इस समय मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस समय हमारी चुनौतियां बढ़ गई है। जिस जीओएम की आपने चर्चा की, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में पूरे मिनिस्टर्स ग्रुप ने अपनी एक गहन अध्ययन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट दी है। और हमारा विभाग उन सब विषयों पर आगे भी कदम बढ़ा रहा है। हम अपने विभाग के माध्यम से उपलब्धियों के क्रम में आप एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, 2 बड़े स्टेप हमने उठाए जो आदरणीय मोदी जी की सोच थी कि जितने अन्य चीज़ों की मैंने चर्चा की उसके अलावा उनकी सोच थी कि हम सिंगापुर, जर्मनी जो स्किल के फील्ड में एक बेहतर कंट्रीज़ हैं, उनके लेवल का स्किल हमारे देश के युवाओं को मिले। उन्हीं की सोच, उन्हीं की पहल पर निर्णय हुए थे जिसको हमने क्रियान्वित किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स स्थापित करने का मुंबई के चेंबूर में और गुजरात के गांधीनगर में तो स्वयं आदरणीय अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास किया। वह स्किल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के निर्माण कार्य टाटा एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट के और भारत सरकार के संयुक्त पहल पर शुरू हो चुके हैं। हम वैकल्पिक भवनों में उनके कोर्स भी प्रारंभ करने का शुरुआत करने वाले थे जुलाई से। हो सकता है इसके कारण 1-2 महीने आगे बढ़े। इसका विस्तार हम ऐसा करने वाले हैं कि इस इंडियन आईएएस जो बना रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड का ये संस्थान, इस संस्थान से हम देश के अभी सारे 15,000 ITI, सभी NSTI, 723 PMKK और सभी PMKY सेंटरों को लिंकअप करेंगे ताकि विश्व स्तरीय स्किल मिले। मोदी जी का सपना उनकी अगुवाई में हमारा मंत्रालय पूरा करेगा। कौशल भारत, कुशल भारत और वर्ल्ड की सबसे बेहतर स्किल्ड फोर्स भारत के युवाओं को बनाना, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार काम करेंगे। तो ये है नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री, स्किल मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए पांडे जी।